मॉर्निंग क्लास। वेलकम है बिजनेस स्टडीज वीडियो। बिजनेस स्टडीज में हम लोग हमारा स्टाफिंग चैप्टर कर रहे थे। स्टाफिंग के अंदर हम लोगों ने अभी तक ये समझ लिया कि स्टाफिंग होता क्या है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। फिर हमने देखा कि स्टाफिंग और एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग में क्या रोल प्ले करता है, उसका क्या काम है। हमने ये सारी चीजें, चारों टॉपिक बहुत अच्छे से हमारी पिछली वीडियोस में पढ़ लिए। आज की वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं स्टाफिंग का क्लास, दैट इज योर एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के एलिमेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है क्लास। सो आज की वीडियो में हम लोग हमारे कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जो कि आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं क्लास स्टाफिंग के, दैट इज योर रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा ट्रेनिंग। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें, रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग, तो आपका निकल कर आता है स्टाफिंग। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, स्टाफिंग। इन तीनों को मिला के हमारा स्टाफिंग फंक्शन क्रिएट होता है। चलो अब सबसे पहले हम लोग हमारा रिक्रूटमेंट उठाते हैं। रिक्रूटमेंट होता क्या है, कैसे होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। रिक्रूटमेंट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन। रिक्रूटमेंट के अंदर कंपनी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि आइए हमारे यहाँ पे जॉब पोजीशन खाली और हमारे यहाँ पे आके अप्लाई करिए। इसका मेन एम क्या होता है रिक्रूटमेंट का, रिसीव लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सो दैट मैनेजर कैन सेलेक्ट बेस्ट वन। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास टैलेंटेड क्वालिफाइड लोग आए, पीपल आए, ताकि उनमें से हम जो बेस्ट होगा हमारी कंपनी के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम उसे सेलेक्ट करें। अब 2 तरीके होते हैं। अब जो हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं ना क्लास, जो सिलेक्शन के लिए हम लोग डालते हैं एप्लीकेशंस, वो 2 होते हैं। 2 तरीके से करते हैं, एक तो इंटरनल करते हैं और एक एक्सटर्नल करते हैं। ठीक है, अब इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होती है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैसे होते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। प्लस इंटरनल से आपको नाम से कुछ पता चल रहा होगा, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉयज को इंटरनली रिक्रूट कर देते हैं, उस जॉब पोजीशन को अपने ही एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से फिल कर देते हैं, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाता है। कैसे, देखिए, वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही हम लोग हमारी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर देते हैं कि जो जॉब पर्सन, जो एम्प्लॉय हमारी जॉब कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी को हम आगे प्रमोट कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड। इसके अंदर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आउटसाइडर को हम लोग नहीं लेते हैं, कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं होता है, परमिट नहीं होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला इकोनॉमिकल, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सस्ता है। अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को देखा, जो सबसे अच्छा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा, जिसका वर्क सबसे अच्छा होगा, उसे हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उसको प्रमोट कर देंगे जो जॉब पोजीशन वैकेंट होगी वहां पे। नेक्स्ट है मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। और जो बाकी के एम्प्लॉयज होते हैं, इससे वो लोग मोटिवेट होते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ भाई, जब एक पर्सन को मैनेजर की पोस्ट के लिए चूज कर लिया गया, उसका टैलेंट देख के, तो हमें भी तो चूज कर सकते हैं कल को। तो ये मोटिवेट होते हैं इससे, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं। लेस अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको पता है मोस्ट ऑफ द चीजें, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर हमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसे सिखाने के लिए जो पैसा खर्च करना है वो कम करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉयज को रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में 1 साल निकल जाता है क्लास, कि यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और अगर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही उस जॉब पोजीशन को फिल्ड कर देंगे, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, तो उसको तो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, उसको तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो वही बोल रहा है एम्प्लॉय ऑलरेडी फेमिलियर, उसे पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉय शो बेटर परफॉर्मेंस टू गेट प्रमोटेड। और वो और अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगा, उसको वो भी मोटिवेट होगा कि देखो भाई, जब मैं इस पोजीशन पे आ सकता हूँ, तो अगर मैं और अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो इसका मतलब मैं और ऊपर मिडिल लेवल में भी जा सकता हूँ, तो वो और अच्छी परफॉर्मेंसेस देने स्टार्ट कर देगा। सरप्लस एम्प्लॉयज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। और अगर सरप्लस एम्प्लॉयज हो गए इंटरनल सोर्स के पास, तो उनको भी क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है या शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट। अब ये तो थे इसके एडवांटेजेस, ठीक है, बहुत अच्छे फायदे थे, लेकिन कहीं नुकसान भी तो होंगे ना इसके। ये तो है नहीं सिर्फ फायदे होंगे, नुकसान में क्या है, सबसे पहली चीज, नो फ्रेश और न्यू टैलेंट विल कम, न्यू आइडियाज विल कम। अब देखो, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वही पुराने आइडियाज दे रहे हैं, वही पुराना उन लोगों का
कोई भी टैलेंट वो अपना नया शो नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई बाहर से कोई अगर आता है हमारे कंपनी के अंदर, वो न्यू फ्रेश आइडियाज लेके आता है, नया टैलेंट, कोई नई क्रिएटिविटी, क्या पता वो कुछ ऐसा बता दे जिससे हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग जाए, है ना। तो वो ये बोल रहा है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोई भी फ्रेश और न्यू आइडिया नहीं आता है। नेक्स्ट है लिमिटेड चॉइस। अब हमारे पास लिमिटेड चॉइस हो जाती है कि हमारे पास अगर 10 एम्प्लॉयज है तो हमारे पास खाली 10 की ही लिमिटेड चॉइस है कि हम इन 10 में से ही किसी एक को सेलेक्ट कर लें। लेकिन वहीं पे अगर हमने बाहर के लिए, एक्सटर्नल सोर्स के लिए बोला, हमने एडवर्टाइजमेंट करी, हमने बाहर बोला कि हाँ भाई हमारी कंपनी में जॉब वेकेंट है, तो क्या होगा, क्या पता हम 10 की जगह पे 100 एप्लीकेशन आ रहे हैं हमारे पास कि हाँ भाई हम आपकी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। सर लिमिट, अगर इंटरनल है तो लिमिटेड चॉइस है कि वो सिर्फ 10 है, और एक्सटर्नल है तो लिमिटेड चॉइस नहीं होती, फिर तो आप कितनी भी एप्लीकेशंस अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट ना कभी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल नहीं होती है। प्लस न्यू ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पता होता कि हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस दें, क्या करें, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम एक्सटर्नल सोर्स को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो क्लास, एक बात, अगर कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसे वहां से छेड़ोगे, आप उसे वहां से ट्रांसफर कर दोगे, तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी सबसे बड़ी बात कम हो जाएगी। जहां पे मैंने अभी हम पढ़कर आए थे ना कि भाई स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी होती है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे वो एम्प्लॉय की हो। स्पेशलाइजेशन जब तक नहीं आएगी तब तक आपका जो काम है वो काम नहीं हो पाएगा। और अगर कोई भी एम्प्लॉय के पास स्पेशलाइजेशन नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कभी नहीं हो पाएगी अच्छी, और ना ही एफिशिएंसी उस एम्प्लॉय की अच्छी हो पाएगी। और अगर बार बार आप उसे ट्रांसफर करते रहेंगे, वो एक चीज सीखेगा, फिर वो दूसरी तरफ उसे ट्रांसफर कर दोगे, फिर उसे नई चीज सीखने में टाइम लगेगा, फिर दोबारा ट्रांसफर कर दिया, फिर उसे नई चीज सीखने में टाइम लगेगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और साथ में एम्प्लॉय की एफिशिएंसी। सो क्लास, ये था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल। यस क्लास, एक्सटर्नल सोर्स पढ़ने से पहले अभी हमने बोला था कि एक्सटर्नल सोर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंटरनल सोर्सेस के मेथड भी तो देखने हैं कि भाई इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड क्या है। सो मेथड्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड्स देखते हैं हम लोग क्या क्या है। सबसे पहला मेथड है आपका ट्रांसफर। क्या है? ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में क्या होता है वो देखते हैं क्लास। ट्रांसफर तो आप लोगों को भी बेसिकली सभी बच्चों को पता होता है कि ट्रांसफर हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। सबसे पहले ट्रांसफर में क्या बोल रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर, यानी कि एक जॉब पोजीशन से उसको दूसरी जॉब पोजीशन पे भेज देना। ठीक है, शिफ्ट कर देना, जिसके अंदर लेवल ऑफ अथॉरिटी, सैलरी, रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चारों चीजें चेंज नहीं होती है। देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ अथॉरिटी, सैलरी एंड रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके अंदर? ट्रांसफर के अंदर। ओनली वन प्लेस ऑफ वर्क चेंजेस, सिर्फ एक चीज चेंज होती है, क्या? काम करने की जगह। बाकी काम भी वही रहता है, सैलरी भी वही रहती है और लेवल ऑफ अथॉरिटी भी वही रहता है। चलो एग्जाम्पल, जैसे क्लर्क है, पहले वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, अब उसका ट्रांसफर कर दिया क्लास परचेज डिपार्टमेंट में। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? परचेज डिपार्टमेंट। तो सिर्फ इसका ट्रांसफर किया है अकाउंट से परचेज में, ना ही इसका काम बदला। काम इसका क्लर्क का ही है, ना इसकी सैलरी बदली, ना ही इसकी लेवल ऑफ अथॉरिटी बदली और ना ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदली। ठीक है, तो ये था आपका पहला मेथड, दैट इज योर ट्रांसफर। दूसरा मेथड है आपका प्रमोशन। प्रमोशन कर देते हैं, इंटरनली ही प्रमोशन कर देते हैं। कैसे? शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर। पहली चीज शिफ्ट कर देते हैं, जैसे ट्रांसफर में करते हैं वैसे इसमें भी शिफ्ट करते हैं, फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर। लेकिन क्लास इसमें लेवल ऑफ अथॉरिटी, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी तीनों चीजें बढ़ जाती हैं। प्रमोशन में ये फर्क होता है, ट्रांसफर और प्रमोशन में। ट्रांसफर में आपकी चीजें चेंज नहीं होती है, देयर इज नो चेंज, बट इन प्रमोशन लेवल ऑफ अथॉरिटी, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती है। आगे एग्जाम्पल, प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट। अब जैसे कोई क्लर्क है, वो क्लर्क का काम कर रहा है ना, अब उसको क्या करा, क्लर्क से अकाउंटेंट की पोजीशन दे दी, तो क्या हुआ, ये उसका प्रमोशन हो गया। समझ में आई बात? क्या हुआ, ये प्रमोशन हो गया। तो ये डिफरेंस होता है ट्रांसफर और प्रमोशन। अब मैं बात करती हूँ क्लास ले ऑफ की, इसका तीसरा मेथड।
तीसरा मेथड क्या है, ले ऑफ। इसका मतलब समझते हैं, इट रेफर्स टू टेम्पररी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर, यानी कि इसके अंदर सेपरेशन किया जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। देखते हैं आगे, इट टेक प्लेस, ये कहाँ पे टेक प्लेस करता है, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, जहाँ पे काम की कमी होती है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दैट द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एम्प्लॉय, दोनों को पता होता है कि प्रेफरेंस यहाँ किसको दी जा रही है, एम्प्लॉय को दी जा रही है। एज एंड व्हेन द वर्क विल बी अवेलेबल, जैसे ही काम अवेलेबल होता है वैसे ही प्रेफरेंस किसको दी जाती है, एम्प्लॉय को दी जाती है। ये बात दोनों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। बाय रिकॉलिंग द लेड ऑफ, इसको रिकॉल करने से एम्प्लॉय वेकेंट पोजीशन में भी फिल्ड, जो वेकेंट पोजीशन हमारी कंपनी में होती है क्लास, उसको फिल्ड अप कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपका इंटरनल सोर्स खत्म। इंटरनल सोर्स के हमने ये पढ़ा, होता क्या है, कंपनी के अंदर ही जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं और अंदर ही रिक्रूट करते हैं, दैट इज योर इंटरनल। इसके एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, फिर हमने इसके 3 मेथड्स देखे। अब बारी आती है एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से, जब हम कंपनी के बाहर से लोगों को बताते हैं, बाहर के लोगों को बताते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर जॉब वेकेंट है, आइए और उसे फिल करिए, यानी कि उसके लिए अप्लाई करिए। देखिए क्लास, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल वेकेंट जॉब्स पोजीशन। उन लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आके फिल करिए हमारी वेकेंट जॉब पोजीशन। व्हेनेवर द लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स पोजीशन आर वेकेंट, जब ज्यादा नंबर पे जॉब पोजीशंस वेकेंट होती हैं, उस टाइम पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को प्रेफर किया जाता है, मोस्टली तब प्रेफर किया जाता है। क्लियर है? अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस, और फिर इसके भी मेथड्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग एक्सटर्नली लोगों को, पीपल्स को रिक्रूट करते हैं। सो पहला एडवांटेज इसका, फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम। अब देखो, बाहर से कोई आ रहा है, नया टैलेंट लेकर आ रहा है, नई नॉलेज लेकर आया है, नए आइडियाज लेकर आएगा, नई क्रिएटिविटी लेकर आएगा, राइट? तो फ्रेश एंड न्यू टैलेंट विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या कह रहा है, मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सोनल। मैनेजमेंट को एक बहुत अच्छा क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पर्सोनल भी मिल रहा है क्लास। नेक्स्ट, कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट से क्या होता है, गेट एम्प्लॉय विद लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज, यानी कि कैंपस एम्प्लॉयमेंट का कैंपस प्लेसमेंट का मतलब वो ये कह रहा है क्लास कि जो आपने इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, कॉलेजेस देखे हैं, क्या करती हैं कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज की उनके कॉलेज में जाके, उनके इंस्टीट्यूट में जाके उन्हें रिक्रूट करती है, उन्हें बताती है कि हमारी कंपनी में जॉब पोजीशन है, आप लोग आइए और आके फिल करिए, ताकि हम लोगों को, अगर आप ट्रेंड लगे, हम लोगों को लगा कि हाँ भाई आप क्वालिफाइड हैं हमारी जॉब पोजीशन के हिसाब से, तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे। बट अब इसके और एडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं पहले हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। यस क्लास, नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या कह रहा है, यूज्ड व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेकेंट जॉब्स। ये हम लोग कब यूज करते हैं एक्सटर्नल सोर्स, जब हमारे पास लार्ज नंबर के अंदर वेकेंट जॉब्स अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गेट वाइडर चॉइसेस। अब देखो, बाहर से 20 एप्लीकेशंस आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, तो कितनी चॉइसेस हमारे पास हो जाती है, करेक्ट? तो देयर इज अ वाइडर चॉइस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बोल रहे, डेवलप्स अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है, उनके बीच में भी आपस में ये हो जाता है कि जो नया एम्प्लॉय आ रहा है, हम लोग क्या उससे अच्छा नहीं कर सकते, हम लोग उससे अच्छा करके दिखाएंगे, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के अंदर। सो क्लास, ये थे हमारे मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहला, न्यू एम्प्लॉय may not adjust in rules and regulations of organization. New employee may not adjust in rules and regulations of organization. वो ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा डीमेरिट होता है आप लोगों का कि जो न्यू एम्प्लॉय होता है ना, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अब कुछ एम्प्लॉय होते हैं कि नहीं भाई, हम तो अपनी सुनेंगे, हम किसी और की क्यों सुने, हम जितनी मर्जी छुट्टियां लेंगे, हम ये करेंगे वो करें। लेकिन कई बार क्या होता है, तो इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू ना आपका जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो एडजस्ट नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं, नेक्स्ट ये क्लास, मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन। यानी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं ना क्लास, आपके
ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनका मोरल ना डाउन हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप नए एम्प्लॉय को लेकर आते हो, वो और अच्छा टैलेंटेड हुआ, बहुत क्रिएटिव हुआ, बॉस के ऊपर अपना मतलब उसने इतना वो दिखा दिया कि बॉस उससे इतना खुश हो गया कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ना उनका मोरल सारा डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों होता है क्लास? क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। अभी हम इसके आगे मेथड्स देखेंगे कि कितना खर्चा बियर करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है लेंदी प्रोसेस। लेंदी प्रोसेस होता है क्लास की पहले रिक्रूट करो, फिर उनमें से सेलेक्ट करो, सिलेक्शन में भी काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ये टेस्ट लो, वो टेस्ट लो, फिर उसके बाद उन लोगों का मेडिकल भी करवाओ, अच्छी तरीके से देखो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, करीबन 15 to 20 डेज का। ठीक है, तो ये काफी लेंदी प्रोसेस भी होता है, ये भी इसका डीमेरिट है। सो क्लास अब अभी हमने देखा कि एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब बारी आती है एक्सटर्नल सोर्स के मेथड्स की। एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो किस तरीके से होते हैं? सबसे पहला मेथड क्लास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ ऑफिस और फैक्ट्री स्टेटिंग वैकेंट जॉब पोजीशन। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे फैक्ट्री और ऑफिस के गेट पे एक नोटिस चिपका देते हैं कि भाई हमारी कंपनी, हमारी फैक्ट्री, हमारे ऑफिस में वैकेंट जॉब है, उसको जो भी उसको फिल करना चाहता है, आई मीन जो भी उसके लिए अप्लाई करना चाहता है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी फैक्ट्री ऑफिस के अंदर अप्लाई कर सकता है। इंटरेस्टेड पीपल्स कैन वॉक इन इंटरव्यू मतलब ये होता है कि जो इंटरेस्टेड होता है उसने देख लिया कि गेट के ऊपर नोटिस लगा हुआ है, ठीक है, वो नोटिस को देख के अंदर चला जाता है सीधा। और वॉक इन इंटरव्यू होता है यानी कि उसका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट क्या हो जाता है, उसका इंटरव्यू हो जाता है। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब्स लाइक स्वीपर, पियोन, ये ना उन लोगों के लिए रखा जाता है जिनका हम लोग टेस्ट नहीं लेते, चाहे लाइक इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे जिनके टेस्ट वेस्ट नहीं लिए जाते ना, ये उन लोगों के लिए सुटेबल होता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जैसे कि आपको ये स्वीपर हो गए, पियोन्स हो गए, उनके लिए ये वाला मेथड यूज किया जाता है। समझ में आ गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट मेथड है इसका कैजुअल कॉलर्स। अब ये कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। इन प्रीवियस ईयर सिलेक्शन सम कैंडिडेट्स वर नॉट सेलेक्टेड, सो ऑर्गेनाइजेशन कीप देयर एप्लीकेशन इन देयर वेटिंग लिस्ट। कई बार क्या होता है, मान लो हमारे पास 50 पीपल्स की एप्लीकेशन है, जिसमें से हमें सिर्फ 10 पीपल्स को सिलेक्ट करना था और वो हमने कर लिया। बाकी की जो 40 थे ना, उसमें से जो टॉप 20 या टॉप 10 थे, हमने क्या करा था, उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ था कि इन केस अगर नेक्स्ट ईयर हमारे पास वैकेंसी होती है तो हम उन्हें कॉल करके बुला लेंगे। तो ये वही बोल रहे हैं, इन प्रीवियस ईयर सिलेक्शन सम कैंडिडेट्स वर नॉट सेलेक्टेड, यानी कि पिछले साल में जब हमने सिलेक्शन प्रोसेस करा था तब हमने कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट नहीं किया था। सो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, कीप देयर एप्लीकेशन इन देयर वेटिंग लिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन ने उन लोगों के नाम को, लोगों की एप्लीकेशन को वेटिंग लिस्ट में डाल लिया। अब क्या करा उसके आगे, व्हेन देयर आर जॉब वैकेंसी, जब हमारी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी हुई, सुटेबल कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम दैट लिस्ट। तब उस टाइम पे सुटेबल कैंडिडेट को हम लोगों ने सेलेक्ट करा, टॉप 10 को हम लोगों ने देखा अच्छे से और उनको फिर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। तो दैट इज योर कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट बोल रहा है वो मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग, दोनों वर्ड का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है क्लास क्या होता है, फिर भी हम देखते हैं। चलो, वैकेंट जॉब आर एडवर्टाइज्ड थ्रू मीडिया कीपिंग इन माइंड जॉब्स रिक्वायरमेंट। हम लोग थ्रू मीडिया, यानी कि चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो, मीडिया के थ्रू हम लोग हमारी जॉब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब खाली है। नेक्स्ट, फॉर अनस्किल्ड लेबर, जो अनस्किल्ड लेबर, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते क्लास, उनके लिए तो लोकल न्यूज़पेपर्स में निकाल देते हैं। बट जो हाई रैंक और स्किल्ड लेबर होते हैं, यानी कि जो स्किल्ड पर्सन्स जो होते हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज कह लो, लेबर तो नहीं होंगे लेकिन हाँ स्किल्ड एम्प्लॉयज कह लो, जो आपके हाई रैंक की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स में और ऑनलाइन और इस तरीके की जगहों पे डालती है जहाँ पे वो लोग मैक्सिमम अवेलेबल रहते हैं। कौन? स्किल्ड एम्प्लॉय और हाई रैंक की जॉब अप्लाई करने वाले लोग। ठीक है, तो ये था आपका मीडिया एडवर्टाइजिंग, यानी कि मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट मेथड है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब ये क्या होता है मैम, देखते हैं, चलिए। जॉब सीकर्स लीव देयर बायोडाटा एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जो जॉब सीकर्स होते हैं ना, जिनको जॉब की नीड होती है, वो लोग अपना बायोडाटा और
क्वालिफिकेशन, दोनों चीजें उसके अंदर प्रिंट करवा देते हैं, दोनों चीजें उसके अंदर अपनी पूरी डिटेल्स को छोड़ देते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। When organization have vacant job position, they contact these employment exchange for candidates. जब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हाँ भाई हमें लोगों की जरूरत है, हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है, उस टाइम पे कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को खरीद के उसमें से लोगों के पास कांटेक्ट करती है कि हाँ भाई आप हमारी जॉब के लिए क्वालिफाइड भी है और अच्छे मतलब स्किल्ड भी है, आप आके हमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप इस जॉब के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर खुद ऑर्गेनाइजेशन जॉब सीकर्स को कॉल करती है। दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट है क्लास कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? मैनेजर लिस्ट प्रोफेशनल कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसके अंदर क्या होता है, जो मैनेजर होता है ना वो अपनी एक लिस्ट रेडी करता है कि कौन कौन से प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, कौन कौन से जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वहां जाके जो फ्रेश ग्रेजुएट पीपल होते हैं विद टेक्निकल नो हाउ, यानी कि जो अच्छे ग्रेजुएटेड बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं क्लास, जिनको टेक्निकल अच्छी नॉलेज होती है, उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस। लाइक आपका इंजीनियर कह लो या एमबीए कह लो, जो एमबीए के बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं क्लास, उसमें कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस खुद जाके वहां पे बच्चों को, फ्रेश टैलेंट को सेलेक्ट करके लेकर आती है वहीं से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो होता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। अभी हम लोगों ने हमारे 5 मेथड्स पढ़े, हम आगे के बाकी मेथड्स भी देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस के। यस क्लास, पॉइंट नंबर 6 अभी हम लोग मेथड्स देख रहे थे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का। 5 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। अब 6 पॉइंट नंबर क्या कह रहा है? रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं। कैसे? देखिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंड नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव का, फ्रेंड्स का और अदर अननोन पीपल का। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट प्लेस है और आप लोगों से सबसे एम्प्लॉय से पूछा गया क्या कोई ऐसा है जो आपके रिलेटिव में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नो हाउ में हो, कि हाँ भाई नोन में हो कि इस क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस एम्प्लॉय की और वो इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो, तो आप हमें बताइए। आपसे ये पूछा जाए तो आप बता देंगे, तो वो क्या होगा? रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है या वो खुद रिकमेंड कर रहे हैं अपने किसी रिलेटिव का नाम, अपने किसी फ्रेंड का, अपने किसी नोन का। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद न्यू एम्प्लॉय, और देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर उस न्यू एम्प्लॉय के साथ कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लास, तो ऑर्गेनाइजेशन विल कैच होल्ड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर हु इज रिकमेंडेड हिम। तो एम्प्लॉय उसी पर्सन को पकड़ेगा, उसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को पकड़ेगा जिसका फ्रेंड, रिलेटिव या नोन को न्यू एम्प्लॉय होगा। तो ये होता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। जब प्रेजेंट एम्प्लॉय अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव, नोन के बारे में बताता है कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट है प्लेस तो आप इसको ले लीजिए, इसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है और इसके जॉब के हिसाब से भी है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब ये क्या होता है? These are kind of employment exchange run by private enterprises। ये भी आपकी एक तरीके से ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह होती है। अभी हम पीछे पढ़कर आए थे, वीडियो को बैक करके देखिए कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, जिसके अंदर जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, राइट। और वही चीज वो बोल रहा है कि प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट में काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है क्लास, जो कि कौन रन करता है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन करते हैं। These agencies charge fees for providing services। अब ये जो सर्विसेज देती है ना, फॉर एग्जाम्पल जॉब सीकर्स के नाम रखती हैं या कंपनीज को बताती है कि हाँ भाई ये पर्सन है, इनको आप कॉल कर सकते हैं, ये जॉब वैकेंट है, ये क्वालिफाइड है आपकी जॉब के हिसाब से। तो ये लोग उन सारी सर्विसेज के चलते, जब वो ये सारी सर्विसेज करती है ना ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ये एजेंसीज, तो ये लोग फी भी चार्ज करते हैं क्लास। ठीक है, इनवाइट बायोडाटा एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स से अपने बायोडाटा मंगवाते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं, सेंड देम टू सूटेबल क्लाइंट्स। और जिनको उस टाइप के एम्प्लॉयज की, उस टाइप के पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन क्लाइंट्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं वो, ये प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या करते हैं, उनको सेंड कर देते हैं इन जॉब सीकर्स का बायोडाटा। समझ में आई बात? तो ये है आपका प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स।
कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कहते हैं क्लास, देखिए, दे कीप टच विद लेबर इन रूरल एरियाज। पहले एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रूरल एरिया में आप लोगों के बहुत सारे लेबर्स रहते हैं, करेक्ट। अब उन लोगों को जॉब कैसे मिले, वो तो अनस्किल्ड है, उन लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो तो इलिटरेट है। अब वो कैसे पहुंचे जॉब तक, जहाँ पे कहीं बिल्डिंग बन रही है, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो क्लास रूरल एरियाज में कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि इन ऐसे टाइप के लेबर्स की इंफॉर्मेशन अपने अर्बन एरिया में जहाँ पे भी आपका काम चल रहा होता है, चाहे वो बिल्डिंग का है, फ्लाईओवर का है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, वहां के ऑर्गेनाइजेशन से डील करके रखते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स कि हाँ भाई, जब भी आपको लेबर्स की जरूरत हो आप मुझे बताइए, मैं रूरल एरिया से लेबर्स आपके पास भेज दूंगा। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है दैट दे कीप टच विद लेबर इन रूरल एरियाज। जो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये हमेशा टच में रहते हैं लेबर के, रूरल एरियाज के लेबर के, ठीक है। इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड लेबर्स फॉर फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट, अगर ऑर्गेनाइजेशन को फैक्ट्री रन करने के लिए लेबर्स की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए लेबर्स की जरूरत है, तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कंपनी क्या करती है, कॉन्टेक्ट करती है, दे चार्ज कमीशन फॉर इट, और फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेबर्स को भेजता है और कंपनी से कमीशन भी चार्ज करता है। तो वो होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट है क्लास एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। अब देखो, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस टीवी के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट देती हैं अपनी जॉब, वैकेंट जॉब पोजीशन की। रिक्रूटमेंट इज टेलीकास्ट ऑन वेरियस चैनल्स अलोंग विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। ये बता के कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पोस्ट की जॉब वैकेंट है और इस पोस्ट की जॉब के लिए ये क्वालिफिकेशंस है। पूरी इंफॉर्मेशन कुछ चैनल्स के ऊपर दिखाई जाती है टीवी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस वो भी करती हैं। एंड लास्ट मेथड है आपका वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग के अंदर क्या कह रहा है, इन इंटरनेट देयर आर वेरियस वेबसाइट्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर, दोनों लोगों के लिए, जॉब सीकर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन होती है और कंपनीज के लिए भी। जॉब सीकर्स के लिए वो वैकेंसी शो करती है वो सारी वेबसाइट्स के, हाँ भाई किसी को जॉब चाहिए तो वो वैकेंसी इन साइट्स के ऊपर ढूंढ सकता है, और कंपनीज एलिजिबल कैंडिडेट्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये एम्प्लॉयज की, जॉब सीकर्स का बायोडाटा अपने पास रखती हैं, तो कंपनीज को जिस हिसाब से कैंडिडेट चाहिए, जितना क्वालिफाइड चाहिए, वो इन वेबसाइट्स पे जाके उस हिसाब का अपना कैंडिडेट सर्च कर सकती है। और वो किस टाइप की होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका naukri.com हो गया, monster.com हो गया, जो ये आपकी वेबसाइट्स होती हैं, इन सब के ऊपर इन दोनों के लिए अवेलेबल होती है पूरा डाटा। सो क्लास, ये 10 पॉइंट्स थे आपके जो कि मेथड्स थे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। अब हम लोग इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। यस क्लास, अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी हमने पूरा अच्छे से रिक्रूटमेंट देख लिया। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस प्लस उसके मेथड्स, 3 मेथड्स हमने अच्छे से पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है क्लास, उसके मेथड्स, उसके एडवांटेजेस पढ़े, उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े एंड उसके 10 मेथड्स पढ़े। एम राइट? अब हम लोग बढ़ते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस में। डिफरेंसेस हमेशा बेसिस के फॉर्म में आते हैं क्लास, बार बार बताती हूँ। बोर्ड एग्जाम में वो ये पूछेगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा दैट राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज, कि आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट उठा के लिख दोगे। तो प्लीज क्लास, मेन फोकस आप लोगों का बेसिस के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले मीनिंग, दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरनल सोर्स में वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो वैकेंट पोजीशन होती है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से फिल्ड की जाती है, वहीं पे एक्सटर्नल में आउटसाइडर्स से फिल करी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट ये टाइम क्लास। टाइम किसमें ज्यादा लगता है, किसमें कम लगता है? इंटरनल में ऑब्वियस सी बात है कम टाइम, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है इंटरनल, क्योंकि इंटरनली ही हम लोग एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं। वहीं पे एक्सटर्नल में मोर टाइम चाहिए क्लास, मतलब मिनिमम आपको 15 डेज तो चाहिए अपने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने में। नेक्स्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी कौन चीप है, कौन सस्ता है, कौन महंगा है? इंटरनल सोर्स जो है वो चीप होता है कि हाँ भाई हमने इंटरनली एक एम्प्लॉय को लिया, उसकी परफॉर्मेंस देके उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन वहीं पे एक्सटर्नल के अंदर हमें सारी चीजें करनी पड़ती है, उसका टेस्ट लेना पड़ता है। अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इसलिए आपका कॉस्टली भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है।
क्वालिटी के अंदर आपका इंटरनल के अंदर लिमिटेड चॉइस होती है आपके पास, भाई ज्यादा चॉइसेस नहीं होती है आपके पास, एम्प्लॉयज जितने हैं आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसी में से चूज करना है। बेटर क्वालिटी में भी एज्यूम कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो एज्यूम शायद हो, मे बी, ठीक है। वहीं पे एक्सटर्नल के अंदर आपके पास ज्यादा चॉइसेस होती है जिसकी वजह से बेस्ट क्वालिटी आपको मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। लास्ट है मोरल ऑफ एम्प्लॉय, किसमें बूस्ट होता है और किसमें डाउन जाता है। सो क्लास इंटरनल में तो अगर आप इंटरनली ही एम्प्लॉयज को चूज करते हैं तो उनका जो मोरल होता है वो बूस्ट अप हो जाता है कि हाँ भाई देखो, हम ऑर्गेनाइजेशन हमें इस लायक समझता है कि हम लोग अपने से अपर लेवल का काम करने के लायक हैं, इसलिए हमें प्रमोट किया या हमें ट्रांसफर किया। वहीं पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गेट चांस ऑफ प्रमोशन, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उन्हें चांस मिलता है प्रमोशन का उन लोगों को। वहीं पे एक्सटर्नल के अंदर ब्रिंग डाउन द मोरल, यानी कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सोचते हैं कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते थे, भाई हम भी तो इस काम के कैपेबल हैं, अगर हमें टॉप लेवल बोलते तो शायद हम भी कर लेते, तो मोरल उनका थोड़ा सा डाउन हो जाता है एंड दे डू नॉट गेट द चांस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उन्हें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चांस नहीं मिलता। सो क्लास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस। सो क्लास आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारा मेन रिक्रूटमेंट टॉपिक कंप्लीट करा है, हमारा सिलेक्शन का पहला एलिमेंट हमने कंप्लीट करा है एंड आई होप कि ये टॉपिक रिक्रूटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा उठाने जा रहे हैं वो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, दैट इज योर सिलेक्शन। उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। अभी तो हम लोगों ने खाली लोगों को बताया है, जो जॉब सीकर्स हैं उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है रिक्रूटमेंट के अंदर कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें, इस जॉब जो वैकेंट जॉब है, हमारी वैकेंट जॉब पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको आके फिल करें। सो क्लास प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट अब जो नेक्स्ट हम लोग सिलेक्शन टॉपिक करने वाले हैं वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू।